आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री मां का ध्यान करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। सावित्री पर्व 10 सर्ग 4 पृष्ठ 660 660 द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। पार्थिव सत्य का स्वप्निल और धूमिल लोक। जो प्रसंग अभी हमारे समक्ष चल रहा है उसमें सावित्री यम को मानवीय मन से ऊपर मन के स्तरों के विषय में बता रही हैं। एक प्रकार से वह मनुष्य का भविष्य और उसके विकास के सोपानों के विषय में बता रही हैं। पिछली बार हमने देखा था कि सावित्री ने उच्चतर मन और प्रकाशित मन के विषय में बताया था। इस बार सावित्री अंतर्भाषित अथवा अंतर प्रेरित अर्थात इंट्यूशन, उसके पश्चात अधिमन अर्थात ओवर माइंड और फिर उसके पश्चात अतिमन अर्थात सुपर माइंड के विषय में बताएंगी। सावित्री की पंक्तियों को आरंभ करने से पूर्व एक बार मैं आपके समक्ष यह जो विभिन्न मन के स्तर हैं उनके विषय में संक्षेप से कुछ पंक्तियां रखूंगा। पिछली बार हमने देखा था कि एक शब्द आया था हमारे सामने स्पिरिचुअल माइंड अर्थात आध्यात्मिक मन। यह मन क्या है? जो साधारण मानवीय मन है उनसे ऊपर यह जो उच्चतर मन, उसके बाद प्रकाशित मन और अंतःप्रेरित मन और अधिमन, ये सभी आध्यात्मिक मन के ही अंश हैं। तो आध्यात्मिक मन क्या है? द स्पिरिचुअल माइंड इज ए माइंड विच इज अवेयर ऑफ द सेल्फ। अर्थात आध्यात्मिक मन एक ऐसा मन है जो परमात्मा के बारे में सचेतन है, रिफ्लेक्टिंग द डिवाइन, सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द सेल्फ एंड इट्स रिलेशन विद द मैनिफेस्टेशन। अर्थात यह जो मन है परमात्मा को प्रतिबिंबित करता है और प्रकृति के साथ जो उसके संबंध हैं उनको देखता है और समझता है। Its central station is very usually felt above the head। और इसका जो मुख्य स्थान है, केंद्रीय स्थान है, वो साधारणतः अपने शीश के ऊपर अनुभव किया जाता है। Though its influence can extend downward through all the being and outward through space। यद्यपि इसका जो प्रभाव है सत्ता के जो जितने भी निम्न स्तर हैं उनमें भी अनुभव किया जा सकता है और भौतिक सत्ता के बाहर भी अनुभव किया जा सकता है। तो यह आध्यात्मिक मन है। इसमें जो पहला मन आता है, पहला जो स्तर आता है वह है उच्चतर मन का।
इसके विषय में भी हमने पिछले सत्र में कुछ पंक्तियां देखी थी। आवर फर्स्ट डिसिसिव स्टेप आउट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एन असेंट इनटू अ हायर माइंड। तो ये जो हमारी मानवीय बुद्धि है, जो मुख्यतः अज्ञान पर आधारित है, जब हम उसका अतिक्रमण करते हैं तो जो पहला निर्णायक कदम होता है, जो पहला चरण होता है, वह होता है उच्चतर मन। आवर फर्स्ट डिसिसिव स्टेप आउट ऑफ आवर ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एन असेंट इनटू अ हायर माइंड, ए माइंड नो लॉन्गर ऑफ मिंगल लाइट एंड ऑब्सक्योरिटी ऑफ हाफ लाइट। और इस मन में मिश्रित प्रकाश या अर्ध प्रकाश नहीं है, बट ए लार्ज क्लैरिटी ऑफ द स्पिरिट, परंतु आत्मा की स्पष्टता यहां होती है। बट इट्स स्पेशल कैरेक्टर, इट्स एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस आर डोमिनेटेड बाय थॉट। परंतु इसका जो चरित्र है, इसकी जो गतिविधि है, वहां पर मुख्यतः विचार का प्रभुत्व रहता है, अर्थात यह विचार पर आधारित रहता है। इट इज ए लुमिनस थॉट माइंड, यह प्रकाशित विचार का क्षेत्र है। वो जो विचार हैं वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हैं। ए माइंड ऑफ स्पिरिट बॉर्न कंसेप्चुअल नॉलेज। और यहां पर जो ज्ञान है वो आत्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु विचारों के माध्यम से प्राप्त होता है। ए माइंड ऑफ स्पिरिट बॉर्न कंसेप्चुअल नॉलेज। इसके बाद जो इसके ऊपर का स्तर है वो है इल्यूमिन माइंड अथवा प्रकाशित मन। द इल्यूमिन माइंड इज ए ग्रेटर फोर्स देन द हायर माइंड। यह जो मन है, प्रकाशित मन, यह उच्चतर मन की तुलना में अधिक महत्तर शक्ति है। इट इज ए माइंड नो लॉन्गर ऑफ हायर थॉट बट ऑफ स्पिरिचुअल साइट। तो यहां पर विचार की अपेक्षा आध्यात्मिक दृष्टि होती है और यह दृष्टि पर आधारित होता है। इसका अंतर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ए कॉन्शियसनेस दैट प्रोसीड्स बाय साइट, तो यह एक ऐसी चेतना है जो दृष्टि के द्वारा कार्य करती है। द कॉन्शियसनेस ऑफ द सीयर, ये दृष्टा का जो ज्ञान है, दृष्टा की जो चेतना है, जो आत्मा की दृष्टि से प्राप्त होता है। ए कॉन्शियसनेस दैट प्रोसीड्स बाय साइट, द कॉन्शियसनेस ऑफ द सीयर is a greater power of knowledge than the consciousness of the thinker। ये जो हायर माइंड है वो मनीषी का ज्ञान है जो प्रकाशित विचारों द्वारा प्राप्त होता है, परंतु यहां पर जो ज्ञान है वो प्रकाशित दृष्टि द्वारा प्राप्त होता है। तो इट इज अ ग्रेटर पावर ऑफ नॉलेज देन द कॉन्शियसनेस ऑफ द थिंकर। इसके पश्चात जो आज हम मन का स्तर उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसमें प्रथम है इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान या अंतर्भाषित ज्ञान। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन सीज द ट्रूथ ऑफ थिंग्स बाय ए डायरेक्ट इनर कॉन्टैक्ट। तो हमने देखा उच्चतर मन में प्रकाशित विचार थे और इल्यूमिन माइंड में आत्मा की दृष्टि थी, और यहां पर जो है एक डायरेक्ट कांटेक्ट है। जिस भी द्रव्य के बारे में या जिस भी तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है उससे एक आंतरिक संपर्क बना लिया जाता है, एकात्मता बना ली जाती है। इंट्यूशन सीज द ट्रूथ ऑफ थिंग्स बाय ए डायरेक्ट इनर कॉन्टैक्ट, not like the ordinary mental intelligence by seeking and reaching out for indirect contacts through the senses। तो ये जो साधारण जो मन होता है, जो किसी
प्रकार की इंद्रियों के द्वारा, विचार के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इंट्यूशन जो एकात्मता द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। बट द लिमिटेशन ऑफ द इंट्यूशन एज कंपेयर्ड विद द सुपर माइंड इज दैट इट सीज थिंग्स बाय फ्लैशेस, पॉइंट बाय पॉइंट, नॉट एज ए होल। तो जो इंट्यूशन का जो ज्ञान है वो अति मन के स्तर का ही ज्ञान है, क्योंकि वो एकात्मता से प्राप्त होता है। परंतु यह जो ज्ञान है यह सुपर माइंड से, अति मन से थोड़ा सा इसमें अंतर है। वो क्या अंतर है? इट सीज थिंग्स बाय फ्लैशेस, पॉइंट बाय पॉइंट, नॉट एज ए होल। तो जो अति मानस है वो समग्र रूप में देखता है, परंतु यह जो इंट्यूशन है वो एक चमक के द्वारा या अंश के रूप में, एक पार्ट के रूप में वह ज्ञान प्राप्त करती है। और परंतु इसका जो इंट्यूशन का जो लाभ है, इट कैन लीड द कॉन्शियसनेस थ्रू ए सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशनल स्टेज, दैट इज प्रैक्टिकली इट्स फंक्शन। अर्थात यह जो है हमारी जो विकासशील अवस्था है, जो भी प्रकाशित नहीं है, उसमें चेतना का नेतृत्व कर सकती है। अर्थात यह हमें ऊपर उठने में, हमारा विकास करने में सहायक होती है। इंट्यूशन के विषय में कुछ और पंक्तियां हैं। इट इज इन अस अ प्रोजेक्टिंग ब्लेड, एज और पॉइंट ऑफ ए फार ऑफ सुपर माइंड लाइट। तो जो अति मन जो अत्यंत दूर स्थित है, उसका एक प्रकार से ये प्रक्षेपित किनारा है या एक बिंदु है, एक उसकी कोई किरण है, जो कि यह इंट्यूशन है। और इसका लाभ क्या रहता है? इट कैन थस चेंज द होल कॉन्शियसनेस इनटू द स्टफ ऑफ इंट्यूशन, फॉर इट ब्रिंग्स इट्स ओन ग्रेटर रेडियंट मूवमेंट इनटू द विल, the feelings and emotions, the life impulses, the action of sense and sensation, the very working of the body consciousness। अर्थात यह जो अपना जो सत्य है, ये मनुष्य के संकल्प में, भावनाओं में, जीवन के आवेगों में, इंद्रियों की संवेदनाओं में और यह देह की चेतना में ले आते हैं और उसको उज्जवल गति प्रदान कर देता है। और एक प्रकार से मनुष्य का जो गति है उसको यह प्रकाशित कर देती है। इट रिकास्ट देम इन द लाइट एंड पावर ऑफ ट्रुथ। तो जो मनुष्य अज्ञान से कार्य कर रहा था, वो इंट्यूशन के कारण अब प्रकाश और एक दिव्य शक्ति के प्रभाव में कार्य करता है। The intuition is the first plane on which there is a real opening to the full possibility of realization। तो जो सिद्धि की जो संभावना है वो सबसे पहले यहां पर प्रकट होती है। It is through it that one goes farther, first to overmind and then to supermind। तो जब मनुष्य विकास करता है तो इंट्यूशन के माध्यम से होते हुए ही वह पहले अधिमन को प्राप्त करता है, फिर अतिमन को प्राप्त करता है। अर्थात इंट्यूशन के जो स्तर है उससे जाना आवश्यक है। इट इज थ्रू इट दैट वन गोज फर्दर, फर्स्ट टू ओवरमाइंड एंड देन टू सुपरमाइंड। अब कुछ सत्य हमारे पास अधिमन के विषय में है। यह जो हमारा लोअर हेमिस्फीयर है, अपराध, उसके अंदर अधिमन जो है, ओवर माइंड, वो सबसे ऊपर स्थित है। द ओवर माइंड इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्टेयर ऑफ द लोअर हेमिस्फीयर। तो यह जो निचला गोलार्ध है उसमें यह अंतिम चरण है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द माइंड, और ये मनुष्य के मन की जो सबसे ऊंची चोटी है। It has the vision of the truth and yet it is the first parent of ignorance।
इसके पास सत्य की दृष्टि है, परंतु अज्ञान का आरंभ यहां से होता है। वो किस प्रकार से कि जो अधिमन है उसमें जो अनेक प्रकार के सत्य हैं, जो परम सत्य के जो अनेक पक्ष हैं, उनके बीच में जो सामंजस्य है वो नहीं है। ये पंक्तियां आगे आएंगी और इस सामंजस्य को न होने के कारण अज्ञानता का यहां से आरंभ होता है। इट हैज द विजन ऑफ द ट्रुथ एंड येट इट इज द फर्स्ट पेरेंट ऑफ इग्नोरेंस। द ओवर माइंड is a power of the cosmic consciousness. The preceding stages are not cosmic in nature. तो अधिमन से जो नीचे के स्तर हैं, उच्चतर मन, प्रकाशित मन और इंट्यूशन, ये सब व्यक्तिगत होते हैं, इनमें वैश्विक चरित्र नहीं होता। ये जो अधिमन है उसमें पहली बार वैश्विक चेतना प्रकट होती है। द ओवर माइंड इज अ पावर ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। द प्रीसीडिंग स्टेजेस आर नॉट कॉस्मिक इन नेचर। दिस इज द पावर दैट एट वंस कनेक्ट्स एंड डिवाइड्स द सुप्रीम नॉलेज एंड द कॉस्मिक इग्नोरेंस। तो जो अधिमन का स्तर है वो सुपर माइंड अर्थात अतिमन के नीचे है और इंट्यूशन के ऊपर है, और यह एक प्रकार से जो अज्ञता का जो जगत है और जो सुपर माइंड है उसको डिवाइड करता है, उनके बीच में एक विभाजक क्षेत्र है। दिस इज द पावर दैट एट वंस कनेक्ट्स एंड डिवाइड्स द सुप्रीम नॉलेज एंड द कॉस्मिक इग्नोरेंस। अब इसमें जो अधिमन और अतिमन, ओवर माइंड और सुपर माइंड में क्या अंतर है? वेयर एज द सुपर माइंड इज द टोटल ट्रुथ कॉन्शियसनेस, अर्थात जो अतिमन है उसमें जो सत्य चेतना है उसके जितने भी पक्ष हैं वो सभी उनके मध्य में एक सामंजस्य है। The overmind breaks up truth into separated aspects, each of which it is possible to regard as the sole or chief truth. लेकिन अधिमन में क्या होता है, यह जो परम सत्य है उसके जितने भी अलग अलग पहलू हैं उनको जो है किसी एक को भी उसमें मुख्य सत्य माना जा सकता है, वह दूसरे से अलग या दूसरे के विरुद्ध कार्य कर सकता है। तो यह जो सामंजस्य है उनमें नहीं है। और ये जो अधिमन है, द ओवर माइंड, यही देवों का लोक भी है। इफ वी रिगार्ड द पावर्स ऑफ द रियलिटी एज सो मेनी गॉड हेड्स, वी कैन से दैट द ओवर माइंड रिलीजेस अ मिलियन गॉड हेड्स इनटू एक्शन। तो यदि हम इन शक्तियों को, जो वैश्विक शक्तियां हैं, उनको देवों के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि अधिमन असंख्य देवों को कार्य करने के लिए प्रक्षेपित करता है, और इनमें से जो प्रत्येक शक्ति है, ईच एम्पावर्ड टू क्रिएट्स इट्स ओन वर्ल्ड, इसमें से प्रत्येक शक्ति अपना जगत रच सकती है। ईच वर्ड कैपेबल ऑफ रिलेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरप्ले विद द अदर्स। तो ये जो असंख्य जगत हैं ये परस्पर एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और परस्पर कार्य कर सकते हैं। परंतु जो सुपर माइंड है, इन द सुपर माइंड ऑल दिस वुड बी हेल्ड टुगेदर एज ए हार्मोनाइज्ड प्ले ऑफ द वन एग्जिस्टेंस। तो अधिमन में, ओवर माइंड में सामंजस्य नहीं है, परंतु अतिमन में वह सामंजस्य भी है। अब इसके बाद जो अंतिम स्तर आता है वो है सुपर माइंड का या अतिमन का।
अतिमन क्या है? फॉर माइंड एज वी नो इट्स ए पावर ऑफ इग्नोरेंस सीकिंग फॉर ट्रुथ। तो हम जानते हैं कि मन जो है वो अज्ञान का कारण है और वो सत्य को खोज रहा है, ग्रोपिंग विद डिफिकल्टी टू फाइंड इट। वो उसको ढूंढने का, अंधेरे में ढूंढने का, टटोलने का प्रयास करता है। मन के पास सत्य नहीं है, जो मानवीय मन है वो उसे पाने का प्रयास करता है, रीचिंग ओनली मेंटल कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। और वो सत्य का केवल एक खंडित चित्र पकड़ पाता है। परंतु सुपर माइंड कैसा है, अतिमन कैसा है? सुपर माइंड ऑन द कंट्रारी इज इन एक्चुअल एंड नेचुरल पोजीशन ऑफ द ट्रुथ। तो जो अतिमन है वो हमारे मानवीय मन के विपरीत अपने स्वभाव में ही जो सत्य है उसको धारण करता है, उससे एकात्म है। एंड इट्स फॉर्मेशंस ऑफ द रियलिटी, और उसके जितने भी रूप हैं उनसे भी वो एकात्म है। वो उसका स्वाभाविक जो है लोक है या स्तर है। सुपर माइंड ऑन द कंट्रारी इज इन एक्चुअल एंड नेचुरल पोजीशन ऑफ द ट्रुथ एंड इट्स फॉर्मेशंस आर फॉर्म्स ऑफ द रियलिटी। तो एक प्रकार से अतिमन और अधिमन में, सुपर माइंड और ओवर माइंड में क्या डिफरेंस है ये यहां पर इन पंक्तियों में है। द इंटीग्रेलिटी ऑफ द सुपर माइंड कीप्स ऑलवेज द एसेंशियल ट्रुथ ऑफ थिंग्स, द टोटल ट्रुथ, द ट्रुथ ऑफ इट्स इंडिविजुअल सेल्फ डिटर्मिनेशंस क्लियरली निट टुगेदर। तो अतिमन में जो सभी द्रव्य हैं उनका जो मूल सत्य है, एसेंशियल ट्रुथ ऑफ द थिंग्स, उन सभी द्रव्यों का जो मूल सत्य है, द टोटल ट्रुथ जो ओवरऑल ट्रुथ है, सकल ट्रुथ है, ट्रुथ ऑफ इट्स इंडिविजुअल सेल्फ डिटर्मिनेशंस, और इसके जो विभिन्न सत्य हैं उन सब को वह समग्र दृष्टि से एक साथ रखता है, बांधे रखता है। तो एक प्रकार से वहां सामंजस्य है। लेकिन अधिमन में यह जो इंटीग्रेलिटी है, यह जो एकात्मता है, यह नहीं है। बट इन ओवर माइंड दिस इंटीग्रेलिटी इज नो लॉन्गर देयर। तो एक प्रकार से यह जो विभिन्न स्तर हैं ये सावित्री हमारे समक्ष प्रकट कर रही हैं। और अब इनको हम सावित्री में जो दी गई पंक्तियां हैं उसके अनुसार देखते हैं। तो हम पृष्ठ 660 पर हैं, पंक्ति नंबर 8, और यहां पर जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है वो इंट्यूटिव माइंड का है, अंतर प्रेरित मन का है। ए हाईएस्ट फ्लाइट क्लाइम्स टू अ डीपेस्ट व्यू। तो हमारी उड़ान जितनी ऊंची होगी उतना ही हम गहन नीचे देख पाएंगे। और कई बार हम ये जानते हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो धरा है वो और स्पष्ट होती जाती है, अर्थात उसका जो लेआउट है वो हमारे सामने पूरा क्लियर हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो हमारे जो स्तरों की जो गहराइयां हैं, हमारी चेतना के जो गहरे कोश हैं, उनका जो दृश्य है वो प्रकट हो जाता है। ए हाईएस्ट फ्लाइट क्लाइम्स टू अ डीपेस्ट व्यू। In a wide opening of its native sky, intuition's lightings range in a bright pack, hunting all hidden truths out of their layers. तो इंट्यूशन कैसे कार्य करती है? In a wide opening of its native sky, और इसका जो नैसर्गिक, इसका जो स्वाभाविक आकाश है वो बहुत विस्तृत है। In a wide opening of its native sky, intuition's lightings range in a bright pack. रेंज का अर्थ होता है कि किसी का पीछा करना, लेकिन वो बिल्कुल सीधा पीछे करना।
इन ए ब्राइट पैक। तो यह जो इंट्यूशन की जो बिजलियां हैं, इंट्यूशंस लाइटिंग्स, ये एक प्रकार से चमकते हुए झुंड में होती हैं। दे कम इन ए ग्रुप। इंट्यूशंस लाइटिंग्स अरेंज इन ए ब्राइट पैक। तो ये जो अंतर प्रेरणा है, इसकी जो बिजलियां हैं एक चमकते हुए झुंड के समान है। हंटिंग ऑल हिडन ट्रुथ्स आउट ऑफ देयर लेयर्स। और वे जो सभी गोपित सत्य हैं उनका पीछा करती हैं और उनको उनकी जो गुहा है, जो मांद है, जहां वो छुपे हुए हैं, वहां से बाहर निकाल लेती। अर्थात जो हमारे गोपित कक्ष हैं, वहां से वहां जो सत्य गोपित है उनको यह प्रकट कर देती है। इन ए वाइड ओपनिंग ऑफ इट्स नेटिव स्काई, इंट्यूशंस लाइटिंग्स रेंज इन ए ब्राइट पैक, hunting all hidden truths out of their lair. Its fiery edge of seeing absolute cleaves into logged unknown retreats of self. इसकी जो दृष्टि है वो कैसी है? अग्निल है, आग्नेय है, जिसमें तेज है। Its fiery edge of seeing absolute, जो पूर्णता को देखती है। ये पूर्णता से आता है इंट्यूशन। क्लीव्स इनटू लॉग्ड अननोन रिट्रीट्स ऑफ सेल्फ। और ये सत्ता की जो अज्ञात और जो बंद शरण गाहें हैं उनको चीर कर उसमें प्रवेश कर जाती है। इस फायरी एज ऑफ सीइंग एब्सोल्यूट क्लीव्स इनटू लॉग्ड अननोन रिट्रीट्स ऑफ सेल्फ, रमेजेस द स्काई रिसेसेस ऑफ द ब्रेन। और जो मस्तिष्क की जो कंदराएं हैं उनका ये चप्पा चप्पा छान लेती है। लाइट्स अप द ऑकल्ट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। और हृदय के जो गुह्य कक्ष हैं उनको प्रकाशित कर देती है। अर्थात यह जो प्रकाश है हमारी सत्ता के जो भी अंधकार से ग्रसित कोश हैं उन सब को प्रकाशित कर देती है। Its fiery edge of seeing absolute cleaves into logged unknown retreats of self, ramages the sky recesses of the brain, lights up the occult chambers of the heart. Its spear point ictus of discovery, pressed on the cover of name, the screen of form, strips bare the secret soul of all that is. तो इसकी उपमा दी है इंट्यूशन की, अंतःप्रेरणा की। इस स्पीयर पॉइंट, इसका जो अग्रभाग है वो कैसा है? भाले की नोक के समान पहना है। इस स्पीयर पॉइंट इक्टस ऑफ डिस्कवरी। इक्टस का अर्थ होता है कि किसी चीज पर एक ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये बेसिकली यह जो इसका अग्रभाग है, जो भाले की जो नोक है, वो खोज के लिए मुख्य साधन है। ए स्पीयर पॉइंट इक्टस ऑफ डिस्कवरी प्रेस्ड ऑन द कवर ऑफ नेम, द स्क्रीन ऑफ फॉर्म। तो जो तत्व हैं उनका जो सत्य है नाम से छिप जाता है और रूप से भी छिप जाता है। नेम एंड फॉर्म, दे आर लाइक ए वेल ओवर द ट्रुथ। तो ये जो भाले की नोक क्या करती है, उसके ऊपर प्रेशर डालती है, उस आवरण पे, उस कवर पर, और उसको चीर देती है और उसके अंदर जो छिपा हुआ जो सत्य है उसको प्रकट कर देती है। ए स्पीयर पॉइंट इक्टस ऑफ डिस्कवरी pressed on the cover of name, the screen of form, strips bare the secret soul of all that is. Thought there has revelations, sun bright eyes. और वहां पर विचार कैसा होता है? एक रेविलेशन के समान है, प्रकटन के समान है। अर्थात जो सब कुछ उसे
दिखाई देता है। उसको चिंतन मनन और उसका एक्युमुलेशन नहीं करना पड़ता, उसको जोड़ना नहीं पड़ता, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकालना पड़ता। उस विचार को वो प्रकटन के समान है और उसको सभी कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। थॉट देयर हैज रेविलेशंस सन ब्राइट आईज। तो विचारों के जो वहां पर नेत्र हैं वो कैसे हैं? सूर्य के समान प्रदीप्त हैं और वो सत्य को तत्काल प्रकट कर देते हैं। थॉट देयर हैज रेविलेशंस सन ब्राइट आईज, द वर्ड अ माइटी एंड इंस्पायरिंग वॉइस। और वहां शब्द कैसा है? शक्तिशाली है और उसमें प्रेरणा निहित है। ए माइटी एंड इंस्पायरिंग वॉइस एंटर्स ट्रुथ्स इनमोस्ट केबिन ऑफ प्राइवेसी। और वो सत्य के जो अंतरतम कक्ष हैं उनमें प्रवेश कर जाती है। अर्थात जो सत्य छुपा हुआ है, जो अपने कोशों में, जो अंतरतम अर्थात गहनतम जो कोश हैं वहां पर यह प्रवेश कर जाती है। एंटर्स ट्रुथ इनमोस्ट केबिन ऑफ प्राइवेसी एंड टीयर्स अवे द वेल फ्रॉम गॉड एंड लाइफ। और वो भगवान पर और जीवन पर पड़े हुए आवरण को चीर कर हटा देती है। तो ऐसा उसका प्रभाव रहता है। वेल फ्रॉम गॉड एंड लाइफ। तो जो जीवन के सत्य हैं और जो भगवान के सत्य हैं, उन दोनों को यह जो इंट्यूशन है, यह जो अंतर प्रेरणा है, यह प्रकट कर देती है। इसके पश्चात अधिमानस के विषय में सावित्री बता रही हैं कि अधिमानस का लोक कैसा है। तो अधिमानस का एक वैश्विक साम्राज्य है। इट्स ए कॉस्मिक माइंड और यह सीमित भी है और असीमित भी है। और यह कहां स्थित है? यह सुपर माइंड के जस्ट नीचे स्थित है। देन स्ट्रेचेस द बाउंडलेस फाइनाइट्स लास्ट एक्सपेंस, द कॉस्मिक अंपायर ऑफ द ओवरमाइंड, टाइम्स बफर स्टेट bordering eternity, too vast for the experience of man's soul। तो यह कैसा है लोक? The stretches of the boundless finites, last expense। तो यह जो सीमित लोक है, फाइनाइट्स लास्ट एक्सपेंस, ये जो सीमित सृष्टि है उसका ये अंतिम विस्तार है, परंतु ये बाउंडलेस भी है। और बाउंडलेस क्यों है? क्योंकि इसमें जो मैनिफेस्टेशन की जो पॉसिबिलिटीज है वो इन्फिनिट है। जैसे हमने पहले देखा था कि यहां पर जो शक्तियां हैं वो असंख्य हैं और वो असंख्य रूपों में परस्पर मिलते हुए जगतों का या अकेले अपने अपने जगत का निर्माण कर सकती है। तो असंख्य यहां संभावनाएं हैं, परंतु यह सीमित है। कैसे सीमित है? ये टाइम से सीमित है और स्पेस से सीमित है। देन स्ट्रेचेस द बाउंडलेस फाइनाइट्स लास्ट एक्सपेंस, द कॉस्मिक एम्पायर ऑफ द ओवरमाइंड। तो यह जो अधिमानस का वैश्विक साम्राज्य है, टाइम्स बफर स्टेट बॉर्डरिंग इटर्निटी। तो ये जो अधिमानस का लोक है ये काल से बंधा हुआ है और एक प्रकार से ये काल का सुरक्षा क्षेत्र भी है, प्रतिरोधक भी है। बफर स्टेट बॉर्डरिंग इटर्निटी, और इसके बाद शाश्वतता आरंभ हो जाती है। तो शाश्वतता से इसको सुरक्षित रखते हुए यह एक क्षेत्र है। टाइम्स बफर स्टेट बॉर्डरिंग इटर्निटी, टू वास्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ मैन सोल। और यह इतना विशाल है कि मनुष्य की आत्मा उसको नहीं जान सकती है।
और अब वो जो विभिन्न शक्तियां हैं जिनको हम देव भी कह सकते हैं, उनके विषय में बता रही हैं सावित्री। ऑल हेयर गैदर्स बीनीथ वन गोल्डन स्काई। तो एक स्वर्णिम आकाश है, उनके नीचे ये सभी देव एकत्रित हैं। ऑल हेयर गैदर्स बीनीथ वन गोल्डन स्काई। द पावर्स दैट बिल्ड द कॉस्मोस स्टेशन टेक इन इट्स हाउस ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। तो ये जो सभी शक्तियां हैं जो सृष्टि का सृजन करती हैं, द पावर्स दैट बिल्ड द कॉस्मोस, वो कहां स्थित हैं? स्टेशन टेक इन इट्स हाउस ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो इसकी जो अनंत संभावनाओं का ये जो धाम है, यहां पर वो अपना स्थान ग्रहण करती हैं। तो सभी देव यहां पर स्थित रहते हैं और यहां से जगत का संचालन भी करते हैं और सृजन भी करते हैं। द पावर्स दैट बिल्ड द कॉस्मोस स्टेशन टेक इन इट्स हाउस ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। ईच गॉड फ्रॉम देयर बिल्ड्स हिज ओन नेचर्स वर्ल्ड। और यहां पर स्थित प्रत्येक देव अपने स्वभाव के अनुसार एक जगत की रचना करता है। Ideas are phalanxed like a group of suns, each marshalling his company of rays। और यहां पर जो भाव हैं, अनेक प्रकार की जो रचनाएं करते हैं, वो सूर्यों के समान हैं, क्योंकि वो प्रकाशित हैं, उनको सत्य का दर्शन है। तो ओवरमेंटल जो रीजन है, वहां सत्य तो है, परंतु जो सत्य के जो अलग अलग पक्ष हैं, उनमें सामंजस्य नहीं है। तो ये जो आइडियाज हैं, ये सत्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइडियाज आर फैलेंग्स्ड लाइक ए ग्रुप ऑफ सन्स। तो ये सूर्यों के समान है। फैलेंग्स्ड एक मिलिट्री का अरेंजमेंट होता है, जिसमें बहुत सारे सैनिक एक साथ इकट्ठे होकर आगे बढ़ते हैं और सभी अपनी ढाल को आगे किए रहते हैं और अपने भाले को लिए रहते हैं। तो सभी की ढाल एक बहुत बड़ी ढाल बना देती है और उससे वो अपने को अपनी रक्षा करते हैं। तो ये ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। तो आइडियाज आर फैलेंग्स लाइक ए ग्रुप ऑफ सन्स, ईच मार्शलिंग हिज कंपनी ऑफ रेज। और इसमें से जो प्रत्येक अपनी किरणों को संप्रेषित करता रहता है, आगे भेजता रहता है, अर्थात इस जगत पर अपना प्रभाव डालता रहता है। द पावर्स दैट बिल्ड द कॉस्मोस स्टेशन टेक इन इट्स हाउस ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। ईच गॉड फ्रॉम देयर बिल्ड्स हिज ओन नेचर्स वर्ल्ड। आइडियाज आर फैलेंग्स लाइक ए ग्रुप ऑफ सन्स, ईच मार्शलिंग हिज कंपनी ऑफ रेज। और ये जो सभी विचार हैं यहां पर, उसमें एक केंद्रित दृष्टि है जो इन सभी पर दृष्टि रखती है। अर्थात उन सब के ऊपर एक कॉस्मिक या वैश्विक चेतना की दृष्टि बनी रहती है। थॉट क्राउड्स इन मासेस सीज्ड बाय वन रिगार्ड। तो ये जितने विचारों की जो भीड़ है, उनके ऊपर एक जो वैश्विक चेतना है, जो अधिमन की जो चेतना है, उसकी दृष्टि बनी रहती है। ऑल टाइम इज वन बॉडी, स्पेस अ सिंगल लुक। और वहां पर यह विभाजन नहीं है, समय का विभाजन नहीं है, स्पेस का विभाजन नहीं है। यह सभी एक ही दृष्टि में रहते हैं, अर्थात उनको वो अधिमन जो है एक साथ देखता है। थॉट क्राउड्स इन मासेस सीज्ड बाय वन रिगार्ड, ऑल टाइम इज वन बॉडी, स्पेस अ सिंगल लुक। देयर इज द गॉड हेड्स यूनिवर्सल गेज। और वहां का जो अधिष्ट देव है, उसकी दृष्टि कैसी है? वैश्विक दृष्टि है। देयर इज द गॉड हेड्स यूनिवर्सल गेज एंड देयर द बाउंड्रीज ऑफ इमॉर्टल माइंड। और वहां पर जो अमर मन है, अति मन है, उसकी सीमा भी है, अर्थात वो उसके बॉर्डर पर है।
The line that parts and joins the hemispheres closes in on the labor of the gods, fencing eternity from the toil of time. तो यह जो लाइन है जो परार्थ और अपरार्थ को विभाजित कर रही है, इसके नीचे क्या है? टॉयल ऑफ टाइम, काल की सृष्टि है, और उसके ऊपर क्या है? शाश्वत सत्य चेतना है. द लाइन दैट पार्ट्स एंड जॉइंस द हेमिस्फीयर, और यह जो लाइन है यह दोनों को अलग अलग भी करती है और जोड़ती भी है. तो एक प्रकार से यह एक पर्दे का कार्य करती है, जो कि जिससे अगर सत्य मन से कोई प्रकाश आना चाहे तो वो छन कर आता है, उसका तीव्र प्रकाश एकदम नहीं आता वहां पर. तो ये एक प्रकार से उनको ज्वाइन करती है, उन दोनों लोगों को, और अलग भी करती है कि कहीं उसका पूरा प्रभाव एक साथ ना आ जाए और वह उसके लिए हानिकारक हो सकता है. द लाइन दैट पार्ट्स एंड जॉइंस द हेमिस्फीयर क्लोजेस ऑन द लेबर्स ऑफ द गॉड्स. तो और ये जो देवों के श्रम है उसको घेरती है, अर्थात देवों का श्रम जो यहां पर देव हैं ओवर मेंटल रीजन में, उनका जो श्रम चल रहा है उसके ऊपर एक प्रकार का आवरण है. फेंसिंग इटर्निटी फ्रॉम द टॉयल ऑफ टाइम, और शाश्वतता को काल के श्रम से यह अलग करती है. द लाइन दैट पार्ट्स एंड जॉइंस द हेमिस्फीयर क्लोजेस ऑन द लेबर ऑफ द गॉड्स, फेंसिंग इटर्निटी फ्रॉम द टॉयल ऑफ टाइम. अब इसके पश्चात जो अतिमानस का लोक है, जो अतिमन का लोक है, उसका वर्णन है. तो वहां पर जो सत्य है उसको एक देवी के रूप में यहां पर चित्रित किया गया है. और वो देवी कैसी है? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और एकाकी है, अलोन है. In her glorious kingdom of eternal light, all ruler, ruled by none, the truth supreme, omnipotent, omniscient, and alone, in a golden country, keeps her measureless house. तो यहां पर एक शाश्वत प्रकाश है और उसका भव्य साम्राज्य है. इन हर ग्लोरियस किंगडम ऑफ इटर्नल लाइट, शाश्वत प्रकाश है, समय से बंधा हुआ नहीं है, और ये एक भव्य साम्राज्य है. इन हर ग्लोरियस किंगडम ऑफ इटर्नल लाइट, ऑल रूलर, वो सभी की स्वामिनी है, सभी की ईश्वरी है. रूल्ड बाय नन, स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का वर्चस्व नहीं है. द ट्रुथ सुप्रीम, वो परम सत्य है. ऑमनीपोटेंट, ऑमनीशियंट एंड अलोन, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और एकाकी है. इन ए गोल्डन कंट्री कीप्स हर मेजरलेस हाउस, और एक स्वर्णिम लोक में उसका असीम धाम है. वो असीम है, क्यों? वो टाइम और स्पेस दोनों से परे है. इन हर ग्लोरियस किंगडम ऑफ इटर्नल लाइट, ऑल रूलर, रूल्ड बाय नन, द ट्रुथ सुप्रीम, ओमनीपोटेंट, ओमनीशियंट एंड अलोन, इन ए गोल्डन कंट्री कीप्स हर मेजरलेस हाउस. In its corridor, she hears the tread that comes out of the unmanifest, never to return till the unknown is known and seen by men. तो यह जो उसका धाम है उसका एक गलियारा है. In its corridor, she hears the tread, वो एक पदचाप को सुन रही है. और वो कहां से आते हैं?
that comes out of the unmanifest never to return। और वो जो अव्यक्त परम है, तो इससे परे क्या है? अव्यक्त। वहां से जो संकल्प कहें या अनमैनिफेस्टेड जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो वहां से आती हैं। एक प्रकार से अज्ञेय का संकल्प इस कॉरिडोर से होते हुए अतिमानस के लोक में, सत्य के लोक में प्रवेश करता है। In its corridor she hears the tread that comes out of the unmanifest never to return till the unknown is known and seen by men। और ये तब तक रहता है, वापस नहीं लौटता है, जब तक कि अज्ञेय को सभी मनुष्यों द्वारा ना तो ज्ञात कर लिया जाए या और देख लिया जाए। तो यह एक प्रकार से जो डिवाइन लाइफ या डिवाइन किंगडम के बारे में बात हो रही है कि जब तक वह अज्ञेय उसको देख नहीं लिया जाता, उसको जान नहीं लिया जाता, तब तक वह जो शक्ति है वह इस लोक में आती है एंड नेवर टू रिटर्न। और वो तब तक जो है रिटर्न वापस नहीं जा सकती है। In its corridor she hears the tread that comes out of the unmanifest never to return till the unknown is known and seen by men। और यह जो देवी है, ये कैसी है? सर्वशक्तिमान है। Above the stretch and blaze of cosmic sight। तो कहां पर स्थित है? वैश्विक दृष्टि के साम्राज्य से ऊपर। Above the stretch and blaze of cosmic sight, above the silence of the wordless thought। तो एक ऐसे जो निशब्द विचार हैं उसके मौन से ऊपर वो स्थित है। फॉर्मलेस क्रिएटर ऑफ इमॉर्टल फॉर्म्स। तो वह निराकार है और अमर आकृतियों को जन्म देती है। नेमलेस इन्वेस्टिचर्ड विद द नेम डिवाइन। वो अनामी है, उसका कोई नाम उसको बांध नहीं सकता, परंतु उसको अनेक दिव्य नामों से विभूषित किया जाता है। इन्वेस्टिचर्ड अर्थात उसको डेकोरेट किया जाता है। नेमलेस इन्वेस्टिचर्ड विद द नेम डिवाइन, ट्रांसेंडिंग टाइम्स आवर्स, ट्रांसेंडिंग टाइमलेस। और वो काल की घड़ियों से भी और जो कालातीत है उससे भी परे है, अर्थात टाइम और इटर्निटी से भी वो परे है। द माइटी मदर सिट्स इन इट्स लूसेंट काम। और वह जो सर्वशक्तिमय जो जगत जननी है वो अपने दीप्तमान प्रशांति में स्थित रहती है। एंड होल्ड्स द इटर्नल चाइल्ड अपॉन हर नीज, अटेंडिंग द डे व्हेन ही शैल स्पीक टू फेट। तो उसने एक शाश्वत शिशु को अपनी गोद में लिया हुआ है। तो यह शाश्वत शिशु कौन है? यह जो सृष्टि है उसको हम शाश्वत शिशु के रूप में देख सकते हैं। एंड होल्ड्स द इटर्नल चाइल्ड अपॉन हर नीज। तो उसको उन्होंने अपनी गोद में लिया हुआ है। अटेंडिंग द डे व्हेन ही शैल स्पीक टू फेट। और वे उस दिवस की प्रतीक्षा कर रही हैं जब वह अपनी नियति से संवाद करेगा, अर्थात अपनी नियति को प्राप्त करेगा, अर्थात वो दिव्य जीवन को प्राप्त करेगा। Above the stretch and blaze of cosmic sight, above the silence of the wordless thought, formless creator of immortal forms, nameless investitured with the name divine, transcending time's hours, transcending timelessness, the mighty mother sits in lucent calm and holds the eternal child upon her knees,
attending the day when he shall speak to fate. और ये लोक कैसा है? यह जो अतिमानस का लोक है, ये पूर्णता का लोक है। ये हमारे विकास का लक्ष्य है। हमारी यह जो विकास की गति चल रही है उसका समाधान भी है, और जिस स्थिति को हमें पाना है उसका ये स्रोत भी है। तो यहां पर जो हमारी सभी आशाएं हैं, जो परम प्रकाश है, परम सामंजस्य है, हार्मनी है, वो सब यहां पर स्थित है। देयर इज द इमेज ऑफ आवर फ्यूचर्स होप। तो हमारे जो भविष्य की आशा है उसका प्रतिबिंब यहां पर है। देयर इज द सन फॉर विच ऑल डार्कनेस वेट्स। तो यह वह सूर्य है जो जिसका सभी अंधकार प्रतीक्षा करता है। तो इस जगत में जितनी भी अज्ञता है, जो जिस सूर्य की ओर बढ़ना चाहती है, वो यहां पर स्थित है। देयर इज द इम्पेरिशेबल हार्मनी। और यहां पे एक ऐसा सामंजस्य है जिसमें कोई विरोध नहीं है, अविनाशी है। द वर्ल्ड्स कंट्राडिक्शंस क्लाइम टू हर एंड आर वन। और इस जगत में जितनी भी विसंगतियां हैं, जितने भी विरोध हैं, वो वहां पहुंचकर, उस देवी के समक्ष पहुंचकर उन सब में एकता स्थापित हो जाती है, एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। देयर इज द इमेज ऑफ आवर फ्यूचर्स होप। देयर इज द सन फॉर विच ऑल डार्कनेस वेट्स। There is the imperishable harmony. The world's contradictions climb to her and are one. There is the truth of which the world's truths are shreds. तो यहां जितने भी सत्य हैं इस जगत में, वो उस परम सत्य के अंश हैं। There is the truth of which the world's truth are shreds. The light of which the world's ignorance is shade, till truth that draws back the shade that it has caused. तो वहां पर जो परम प्रकाश है, वो इस जगत में जो भी अज्ञता है, वह अज्ञता उस परम प्रकाश की छाया है। The light of which the world's ignorance is shade. तो इस जगत में जो भी अज्ञता है वह उस परम प्रकाश की छाया है। Till truth draws back the shade that it has caused. और ये अज्ञता और ये छाया तब तक है जब तक कि वह सत्य जिसने इसे प्रक्षेपित किया है इसे वापस नहीं ले लेता। अर्थात वही सत्य है जो इस छाया को, इस अज्ञता को दूर कर सकता है। The love our hearts call down to heal all strife. तो वहां पर वह परम प्रेम है जिसे हमारा हृदय अपने संघर्षों को, दुखों को दूर करने के लिए पुकारता है। Our hearts call down to heal all strife. The bliss for which the world's derelict sorrows yearn. और वहां पर वह परम आनंद है जिसमें जगत के जितने भुला दिए गए दुख हैं वो उसे पाने की चाह करते हैं। अर्थात यह जो लोक है वो हमारी अज्ञता का, हमारे संघर्ष का और हमारे दुख का समाधान है। वहां पर दिव्य सत्य है, प्रेम है और आनंद है। There is the truth of which the world's truth are shades, the light of which the world's ignorance is the shade, till truth draws back the shade that it has cast. The love our hearts call down to heal all strife, the bliss for which the world's derelict sorrows yearn. और फिर ये
कुछ और पंक्तियां हैं इसको समअप करते हुए। जो इस धरा पर कभी कभी भव्यता आती है वो भी यहीं से आती है। Thence comes the glory sometimes seen on earth, the visits of Godhead to the human soul, the beauty and the dream on nature's face। तो यह वो लोक है जो सुपर माइंड का जो क्षेत्र है। Thence comes the glory sometimes seen on the earth। तो वो भव्यता, वो महिमा जो कभी कभी इस धरा पर दिखाई देती है वो इस लोक से आती है। Thence comes the glory sometimes seen on earth, the visits of Godhead to the human soul। और कभी कभी जब भगवान मनुष्य की आत्मा में प्रकट होते हैं, the beauty and the dream on nature's face, जो प्रकृति के मुख पर दिव्य सौंदर्य और दिव्य स्वप्न चमकता है वो वहां से आता है। तो हम यहां पर आज का सत्र को विराम देंगे और अंत में एक बार श्री मां का ध्यान करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए और शांति मंत्र का पाठ करते हुए आप सबसे विदा लेंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।